नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनु मिस में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या आज से ही जो है हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, वो ये है कि हम लोग एक ऐसी सीरीज चलाएंगे जो कि जितने भी आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, उन सभी क्वेश्चन के सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 2011 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब तक जितने भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल हम जो है ऑप्शन आपको बताते जाएंगे और सही ट्रिक लगा देंगे, ऐसा नहीं है। कैसे जो है हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि इसका यही आंसर होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही जो है हम लोग डीपली पढ़ेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन आप करते हैं तो आप पिछले ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो यही सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो सबसे पहले जो है हम लोग 2011 का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2011 के यूपी टेट से। जो भी आपके यूपी टेट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के क्वेश्चन जो भी पूछे थे उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे आप जो भी देखे होंगे, जैसे 2011 की यूपी टेट का जो आप पेपर देख रहे होंगे, तो जो है इसका सेट अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सीरियल वाइज, वो सीरियल वाइज आपको मिले। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। जैसे जितना अलग अलग सेट होता है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है, बस उसकी नंबरिंग अलग अलग होती है। कोई क्वेश्चन पहला है तो किसी में तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस तरीके से जो है केवल क्वेश्चन की जो नंबरिंग होती है वो इधर उधर होगी। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे पास सेट है उसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2011 का यूपी टेट के एग्जाम में, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर हमें से पर्यायवाची पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया है आपका, पहला है नीरद, दूसरा ऑप्शन है नीरज, तीसरा ऑप्शन है अंबुज और चौथा ऑप्शन है अंबु। देखिए, पूछा किस चीज का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची हमसे पूछा है। देखिए, अब यहीं पर हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। पानी का जो भी पर्यायवाची होता है, पानी के पर्यायवाची के लास्ट में अगर हम ज ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा कमल का पर्यायवाची। अगर लास्ट में हम द ऐड कर देते हैं, द जोड़ देते हैं, तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जल होता है। जल के लास्ट में अगर ज जोड़ दें यानी कि हो जाएगा जलज, तो जब ज जोड़ेंगे तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तोय होता है पानी का पर्यायवाची, तो तोय में अगर हम ज जोड़ दें तो तोयज हो जाएगा, तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी तरीके से पानी के पर्यायवाची के अंत में अगर हम द जोड़ दें तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। अब देखिए, ऑप्शन में हमें क्या दिया है? नीरद, नीरज, अंबुज और अंबु। अंबु मतलब होता है पानी। यहाँ अंबु के लास्ट में ज जुड़ा है, ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। इसमें भी ज जुड़ा है, ये भी हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। देखिए, ट्रिक से अगर आप याद कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान है इसे समझना। ज जुड़ा है तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं नीर मतलब होता है पानी, पानी का पर्यायवाची होता है नीर। अब इसके अंत में द जुड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा किसका? बादल का पर्यायवाची। और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है बादल का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है हमारा दूरदर्शी, दूसरा ऑप्शन है दत्तचित्र, तीसरा ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि और चौथा ऑप्शन है जितेंद्रिय। देखिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है दूरदर्शी, दूसरा है दत्तचित्त, तीसरा है कुशाग्र बुद्धि
चौथा है जितेंद्रिय। देखिए अब पहला ऑप्शन दिया है दूरदर्शी, यहाँ पर बड़ा ऊ रहेगा। दूरदर्शी का अर्थ होता है जो दूर तक सोचता है, यानी कि बहुत आगे तक जो सोचता है उसे कहा जाता है दूरदर्शी। दूसरा ऑप्शन है दत्तचित्त। दत्तचित्त का मतलब होता है कि जो किसी काम को मन लगाकर करता है, यानी कि चित्त लगाकर करता है, मन लगाकर करता है किसी काम को, वो होता है दत्तचित्त। कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मतलब होता है कि बहुत तेज, बहुत शार्प बुद्धि वाला, यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाला, तो वो होता है कुशाग्र बुद्धि। जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब होता है कि इंद्रियों को जीतने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। हमें बताना है इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, तो वो होगा हमारा जितेंद्रिय। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, यानी लिखा है ऐसे आहा आप आ गए। इसमें पूछा है कि ये जो आहा शब्द है ये क्या है। ऑप्शन दिया है हमारा संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा है अव्यय और चौथा है विशेषण। देखिए अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि जो आहा शब्द है, आहा आप आ गए, इसमें हमें बताना है जो आहा शब्द है ये क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, क्या है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम उसे ऑप्शन के थ्रू जो है पहचान लेते हैं कि उस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें नहीं पता है कि आहा शब्द जो है ये क्या है, तो देखिए संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो ना ही ये संज्ञा है और ना ही ये सर्वनाम है। चौथा देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है। संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अव्यय। तो आहा जो शब्द है वो हमारा अव्यय है। अव्यय क्या होता है कि अव्यय वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना होता है, यानी कि जो उसका मूल रूप होता है उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग हिंदी जो पढ़ रहे हैं, हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी अव्यय नहीं पढ़ा है। जब हम लोग अव्यय पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि आहा जो शब्द है वो अव्यय है, ना कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर हमें पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है नदी, दूसरा है पानी, तीसरा है इलायची और चौथा ऑप्शन दिया है हमारे पास प्यास। अब देखिए यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता दें कि जैसे जो भी शब्द हमें दिया गया होता है उस शब्द को जो है हम वाक्य प्रयोग करके जो है देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि नदी है, तो नदी का अगर हम वाक्य प्रयोग करें कि नदी बहती है, ठीक, तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि नदी बहता है। नदी बहता है नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि नदी बहती है। तो बहती है ये स्त्रीलिंग लग रहा है, स्त्री के लिए यूज होता है। तो नदी बहती है यानी कि नदी हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब ये पुल्लिंग नहीं होगा तो इसको हम काटेंगे। पानी, अब पानी बताइए क्या है? तो अगर हमें कहना है कि मान लीजिए पानी गंदा है, ठीक है, या फिर पानी अच्छा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पानी गंदी है या फिर पानी अच्छी है, तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे। पानी गंदा है, पानी गंदी है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो हमें मिल गया कि पुल्लिंग शब्द पानी है। चेक कर लेते हैं ये भी दो ऑप्शन को। जैसे इलायची की अगर हम बात करें तो इलायची अगर हम वाक्य प्रयोग करें कि इलायची कैसी होती है, तो इलायची हरी होती है या फिर इलायची छोटी होती है। तो
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हरी होती है या फिर छोटी होती है, ना कि हरा या फिर छोटा होता है। तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। प्यास, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो हम क्या कहेंगे कि हमें जो है प्यास लगी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें प्यास लगा है, हमें प्यास लगी है। लगी है तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाता है। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा और यही पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यहाँ पर हम जो है ऑप्शन भी आपको बता रहे हैं, चारों ऑप्शन पूरा हम लोग एक्सप्लेन करके कि कौन सा होगा, क्यों नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पवन का संधि विच्छेद है। हमने आपको संधि बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो देखिए पवन का संधि विच्छेद है प धन अवन, प धन देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर प प्लस अवन, दूसरा है प प्लस पन, तीसरा है पो प्लस अन और चौथा है प प्लस अन। और यहाँ पर पूछा गया है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए पवन में कौन सी संधि है? पवन, तो मैंने बताया था कि जिसमें अय आय अव आव आए वो अयादि संधि होता है। तो पव, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अव आ रहा है तो ये हमारा अयादि संधि हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि बताइए पवन में कौन सी संधि है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसका पहला जो आंसर है ये अयादि संधि है। अब इसका हमसे पूछा है संधि विच्छेद बताइए। तो अव कब होता है? जब ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर ओ जो है अव हो जाता है। यही तो हमने बताया था अयादि संधि में। तो देखिए अब यहाँ पर किस में होगा? प धन अवन ये नहीं होगा, प धन पन ये भी नहीं होगा, पो धन अन में आप देखेंगे यहाँ है ओ और ओ के बाद है अ, यानी कि ओ के बाद अ है, असमान स्वर है तो ये ओ जो है अ में हो जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा पवन। अब यहाँ देखिए प धन अन है, यानी कि यहाँ औ है और प्लस अ है। तो अ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ये आव हो जाता है, आव हो जाता है। आव नहीं है यहाँ, पवन अव है। तो अब यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पो धन अन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़। बताइए कि घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, यानी कि घुमक्कड़ में हमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ओड़ा। घुमक्कड़ में ओड़ा तो होगा नहीं, पहली बात। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है अक्कड़, उसके बाद सी है आक और डी है ऊ। तो बताइए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ ये लिखा हुआ है और इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी कि लास्ट में जुड़ता है इधर, वो होता है प्रत्यय। स्टार्टिंग में जो जुड़ता है वो होता है उपसर्ग। हमें बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि याद करें, क्योंकि प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, कितना आप याद करेंगे। देखिए जब हम प्रत्यय पहचानते हैं तो जो भी शब्द हमें दिया गया होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। जब हम उसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो देखेंगे और ऐसा तोड़ेंगे कि जो हमारा पहला शब्द आए उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो, यानी कि वो सार्थक शब्द हो। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ कहें घू, और जब घू निकाल दिए तो यहाँ पर हो जाएगा मक्कड़। तो देखिए घू मक्कड़, घू मतलब कुछ नहीं होता है। अब यहाँ हम करेंगे घूम, जब घूम निकाल दिए तो यहाँ पर हो जाएगा अक्कड़। तो देखिए घूम शब्द होता है, घूम मतलब घूमना, वो शब्द है यहाँ पर घूम, और इसमें अक्कड़ जुड़ गया है, यानी कि अब ये जब जुड़ेगा एक में तो ये शब्द बनेगा हमारा घुमक्कड़। तो इसमें जो प्रत्यय है वो प्रत्यय हो जाएगा हमारा अक्कड़, ना कि ऊ होगा। ऊ होगा जैसे बिकाऊ अगर बात करें तो बिकाऊ लास्ट में ऊ आ रहा है तो उसमें ऊ आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा घुमक्कड़ में प्रत्यय अक्कड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिबिया। डिबिया में बताइए कि कौन सा प्रत्यय है? डिबिया, इसको भी वैसे ही करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है इया, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा
आ, तीसरा है आई, चौथा है ई। तो देखिए अब यहाँ पर दिया है हमें डिबिया। डिबिया में बताना है प्रत्यय कौन सा होगा। तो देखिए डिबिया लास्ट में हमें क्या आ रहा है, डिबिया जो डिब्बा होता है उसी को कहा जाता है। तो डिबिया लास्ट में इया शब्द हमें नजर आ रहा है, तो इसमें डिबिया हो जाएगा, न कि आ होगा, ई होगा, आई नहीं होगा। जैसे इया प्रत्यय के और भी शब्द अगर हम बात करें, जैसे रसोईया हो गया, या फिर जो है आपका पुलिया हो गया, खटिया हो गया, ये सारे शब्द जो है इया प्रत्यय में आ जाएंगे। आ की अगर बात करें तो भूखा, प्यासा, जोड़ा, ये सब आ में आ जाएगा। आई की बात करें तो आई में जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, ये सारे जो है आपके शब्द आएंगे आई प्रत्यय में। ई की अगर बात करें तो ई में जैसे आपका घमंडी आ गया, ऊनी आ गया, सूती आ गया, तो लास्ट में ई हमें दिख रहा है, तो ये ई प्रत्यय के शब्द आपको हो जाएंगे। तो डिबिया में हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो ई आ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा भिक्षुक। भिक्षुक में बताइए कि कौन सा प्रत्यय है। तो भिक्षुक, ये है हमारा शब्द भिक्षुक, और इसमें ऑप्शन दिया है आपका अ है, ऊ है, अ है, ऊ है, अक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है अक। अक। तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, तो भिक्षुक जो शब्द होता है ये भिक्षा से बना हुआ है। तो भिक्षा में आप लास्ट में देख रहे हैं उक लगा हुआ है, भिक्षुक, न कि आपका अ दिख रहा है। अ अगर आप देखेंगे तो भिक्षुक क, इसमें कोई अ नहीं दिख रहा है, भिक्षु ऊ नहीं दिख रहा है क्योंकि लास्ट में क भी है। उसके बाद ये अक नहीं उक है। उसके बाद देखेंगे अक, अक प्रत्यय इसमें कहीं दिख रहा है, भिक्षुक, उक आ रहा है। तो आप इसे पढ़ के ही जैसे समझ जाएंगे कि इसमें उक प्रत्यय दिया हुआ है, न कि अ, उ, क, अक प्रत्यय, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं तो पढ़ के ही जो है बहुत सारे शब्दों में हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे भिक्षुक तो उक प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे सवाल तो बहुत ही ईजी है, ये नॉर्मल सभी लोग जानते हैं ये सारे छोटे छोटे सवाल। अगला सवाल है हमारा, बताना है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। आनुषंगिक, आनुषंगिक, दूसरा लिखा हुआ है आनुषंगिक, तीसरा है अनुषंगिक, और चौथा है आनुषंगिक। चौथा है आनुषंगिक, आनुषंगिक ये दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है वो हमें चुनना है। तो देखिए इसमें जो सही शब्द है, इसे लिखने का सही तरीका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि आनुषंगिक होता है, न कि आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक होता है और आनुषंगिक होता है। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे जो लिखने का तरीका है ये तीनों ही गलत है। सही हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि आनुषंगिक इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो है शुद्ध वर्तनी का है, तो जो कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा कि कोई शब्द जो है किस तरीके से लिखा जाता है, लिखने का जो शुद्ध रूप होता है वो पूछा गया है। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है हमारा अंताक्षरी। अंताक्षरी, दूसरा है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, तीसरा है अंताक्षरी, अंत अक्षरी, और चौथा है अंताक्षरी। देखिए अब इसमें से बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो अंताक्षरी लिखा जाता है अंत्य प्लस अक्षरी, ये होता है, यानी कि जो अक्षर अंत में लिखा जाता है उसे अंत्याक्षरी बोलते हैं।
तो देखिए जब इसे हम लोग मिला देंगे तो ये हो जाएगा अंत्य और ये इसमें मिल जाएगा तो ये हो जाएगा अंत्याक्षरी। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, गलत है। अंत्याक्षरी सही ये होगा, ये भी गलत है। अंत अक्षरी नहीं होगा, अ का यहाँ लोप हो जाएगा, ये अ में मात्रा जुड़ जाएगा। अंताक्षरी ये भी गलत है, यानी कि ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।